दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना स्टूडेंट्स, इसमें हम किसके बारे में जानेंगे? तो देखो, जो हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम होता है ना, उसको हम समझेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से गवर्नमेंट सिस्टम को अपनाया है, इसकी भी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो ये लेसन आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। बहुत सारी नई नई चीजों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर स्टार्ट करें। देखिएगा, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं ना, देखो गवर्नमेंट चलाने के जानते हैं आप लोग कई सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी होता है जो हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ओके, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो बताइए, आप सभी लोग तैयार है? मैं तो तैयार हूँ। तो आप फिर हम शुरू करें। देखो स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पूरी कंट्री को अगर चलाना है तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर सिस्टम ना हो, आप सोचो ना कि अगर सोसाइटी के अंदर, किसी देश के अंदर कोई सिस्टम ना हो तो सारे लोग इधर उधर बिखर जाएंगे। कोई भी अपने मन का करेगा, है ना, जिसकी जो मर्जी जहां जाएगा, कुछ भी काम करेगा। इसीलिए सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो, अगर देखा जाए तो कोई भी सिस्टम होने दो, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, इसमें अगर आप देखोगे ना तो गवर्नमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अगर देखा जाए तो 3 बॉडीज होती हैं। कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 3 बॉडीज की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का क्या आ जाता है दोस्तों? लेजिस्लेचर आ जाता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है लॉज बनाने का। ओके, अभी चिंता मत करो, सारी चीजें आपको बताऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट बॉडीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर कौन आता है प्यारे दोस्तों? लेजिस्लेचर आ जाता है। अब लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाने का। ओके, मेकिंग लॉज। ठीक है, लॉज बनाने का काम किसका होता है? क्योंकि हमारे देश में कानून भी तो बनाए जाएंगे ना समय समय पर। ओके, क्योंकि बिना कानूनों के देश कैसे चलेगा? कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि उस कानून में कुछ बदलाव किए जाए या फिर नए कानून और लागू किए जाए। ठीक है, तो ये करने का काम कौन करेगा? तो जो हमारा लेजिस्लेचर है वो ये काम करता है। फिर अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो दूसरे नंबर पे कौन आते हैं प्यारे दोस्तों? एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? तो इन्होंने जो लॉज बनाए हैं ना, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? ये एग्जीक्यूटिव साहब का होता है। ठीक है, और फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी क्या होता है? इम्प्लीमेंट यानी क्या? उसको एक्चुअल में लागू करवाना। जैसे इन्होंने लॉज तो बना लिए, अब ये आकर के थोड़े ना सबको बोलेंगे कि तुम इसको फॉलो करो। इसको फॉलो कराने का काम किसका होता है? तो एग्जीक्यूटिव का होता है। फिर अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो वो कौन होते हैं? ज्यूडिशरी। ठीक है, ज्यूडिशरी जो क्या करते हैं स्टूडेंट? जो ना जस्टिस करने का काम करते हैं, यानी लोगों को न्याय देते हैं। जैसे मान लीजिए, जब इतने सारे लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में झगड़े विवाद भी होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे। अब ऐसे कंडीशन में कौन उसको सुलझाए? तो वो सुलझाता है हमारा जो ज्यूडिशरी सिस्टम है। इसीलिए तो देखो ना, कोर्ट्स बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। ये सारे कोर्ट्स किस लिए बनाए गए हैं? ताकि जो लोग हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसको आकर के वो लोग यहाँ पे सुलझा पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 बॉडीज होती हैं जिनको हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो आपको मैं बताऊं, सुनिए, अभी हमें बहुत ज्यादा घाई घाई करना नहीं है। पूरा सिविक्स हमें पढ़ना है, पूरा सिविक्स। ठीक है, अभी टोटल ना इसमें 6 चैप्टर दिए गए हैं। तो ये जो मतलब चीजें हैं ना, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, यानी एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे। आप सोचो कि सारी चीजें यहीं पर बता दूं, तो ऐसे नहीं होगा। ओके, ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लेजिस्लेचर के बारे में पूरा डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये जो आपका जुडिशरी है ना, इसको हम पढ़ेंगे, हमारा मतलब इसके आगे आने वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आराम आराम से, क्योंकि इसके लिए एक चैप्टर है, इसके लिए एक चैप्टर है और इसके लिए भी एक चैप्टर है। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम का अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया। डिटेल में जब इसका टाइम आएगा तो आपको बताऊंगी, चिंता ना करो। तो आओ बच्चों, यहाँ पे हम कुछ और बातें करते हैं। चलो, ये मैंने आपको बॉडीज के बारे में बता दिया। अब जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, इसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के सिस्टम कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। पहला तो आपका हो जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम
ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पहला क्या होता है, चलो मेरे साथ बोलो, पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमारे इंडिया में अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे भारत ने कौन से सिस्टम को अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। क्यों हमने इसी सिस्टम को अपनाया, इसको क्यों नहीं अपनाया, इसका जवाब अभी आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब चलो यहाँ पे हम लोग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो इसका मतलब थोड़ा सा पास्ट हम देखेंगे कि ये कैसे अस्तित्व में आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो मेनली प्राइमरली ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ठीक है प्यारे दोस्तों। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अभी भी कैसा है, अनरिटेन है, ओके। एक बार तो मैग्ना कार्टा आया था, है ना, मैंने आपको क्लास 7th में बताया था। फिर उसके बाद यानी अभी कुछ ऐसा मतलब पूरा ऑफिशियली कुछ रिटेन फॉर्म में नहीं है, तो वो अभी भी अनरिटेन है, ओके। किसका, इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। द गवर्नेंस इज कैरिड आउट इन अकॉर्डिंग विद द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, यानी कि जो वहाँ की गवर्नेंस है, वहाँ की जो शासन है वो किस प्रकार से काम करता है, तो अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड कन्वेंशंस यानी ट्रेडिशंस के आधार पे ही काम करता है। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना वो धीरे धीरे करके क्या हुआ है प्यारे दोस्तों, अभी डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा और बताओ और क्या होता है। तो अब चलो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम मेन है हमारा, इसकी बात हम करते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में भी कौन सा सिस्टम है, अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है, और हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बाद भी दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखने मिल ही जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई सबके अपने अपने विचार है, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव है ना। हर कंट्री अपने हिसाब से सोचता है, उनको क्या कौन सी चीजों को अचीव करना है, क्या करना है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव है अलग होंगे ना, तो थोड़ी बहुत भिन्नता हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। आओ जरा अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया में, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला क्या है प्यारे दोस्तों कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, तो ये एक शासन करने का तरीका है, ओके, कि जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे गवर्नमेंट के बॉडीज हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम, वो किस प्रकार से वर्क करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। तो देखिएगा, लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज द पार्लियामेंट, यानी अभी देखो पार्लियामेंट में बोल रही हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है बताना जरा। तो जो ये लेजिस्लेचर होता है ना प्यारे दोस्तों, लेजिस्लेचर, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा लेजिस्लेचर है, यानी हिंदी में अगर आप इसको कहोगे तो कहेंगे विधानमंडल, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संसद। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, संसद कहा जाता है। और संसद में जानते हैं आप लोग तीन इसके पार्ट हैं, आप समझिएगा। देखो पहले क्या आता है, लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा, उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना वो यहाँ पर आते हैं। तो ये जो लेजिस्लेचर नाम का वर्ड है ना, इसको हमारे सेकंड चैप्टर में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तीनों जो बॉडीज मैंने आपको बताई, लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो तो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम में देखो कौन कौन आते हैं, मैंने आपको बताया ना, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, लोकसभा आते हैं और ये राज्यसभा आते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है सेकंड चैप्टर में बताऊंगी, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। चलो अब एक और बात बताती हूँ कि जो लोकसभा के मेंबर्स है ना वो डायरेक्टली उनको कौन इलेक्ट करता है, तो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस, चुनाव होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं, जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर है, जिसके पास वोटिंग कार्ड है ना, उसके पास वोटिंग राइट होता है, तो वो जाता है, वोट दे करके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य हैं ना वो कैसे चुने जाते हैं, वो डायरेक्टली बाय द पीपल चुने जाते हैं, क्योंकि हम ही उनको चुन करके भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखिएगा, एंड अगर मैं लोकसभा के मेंबर्स की बात करूँ ना तो ये कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, यानी एक नंबर है कि इतने ही मेंबर्स रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है प्यारे दोस्तों। कितने मेंबर्स होते हैं वो आपको अगले चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आया। आओ अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यानी जो लोकसभा के इलेक्शंस है ना वो अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, यानी कि हर 5 साल पे होते हैं लोकसभा के इलेक्शंस, ठीक है। और सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, देखो पॉइंट वाइज सारी चीजों को समझते हुए चलो, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख करके दिया गया है। तो आप क्या सोचते हो, अरे बाप रे ये कितना बड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको जो बोल रही हूँ ना सुनते करो और पेंसिल से उधर टिक करते रहा करो, इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी जो नॉलेज है ना वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहना, क्या कहा मैंने, चलो मेरी बातों पे एकदम अच्छे से सुनो। क्या बोला मैंने कि जो लोकसभा के इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, यानी कि हर 5 साल पे होते हैं। और इस इलेक्शन में जितने भी हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, तो वो सभी क्या करते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
फिर क्या होता है कि वो पार्टी जिसको आधे से ज्यादा वोट्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 वोट है, ठीक है, जिसमें से अगर 51 वोट्स किसी एक पार्टी को मिल गए, जैसे दो पार्टी है, एक तो यहाँ पे ए है दूसरी बी है, तो मान लीजिए ए को मिल गए 51 और इसको बेचारे को मिले 49, तो कौन होगा, किसको ज्यादा वोट मिला है, ये वाली ए पार्टी को मिला है ना, यानी इसके पास क्या है, मेजोरिटी है, बहुमत है, और जिसके पास बहुमत रहता है वही सरकार बनाते हैं, वही लोकसभा में चुन करके जाते हैं। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो देखिएगा, द पार्टी विच गेट्स मोर देन हाफ सीट्स, यानी जिसको आधे से ज्यादा सीट मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि ये पार्टी मेजोरिटी में है, और जो मेजोरिटी पार्टी में रहती है वही जाकर के सरकार बनाती है ना। देखो जैसे हमारे मोदी जी, अब मोदी जी क्यों बने हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनकी जो पार्टी थी यानी कि बीजेपी वो मेजोरिटी में थी, यानी उसको आधे से ज्यादा बहुत ज्यादा वोट मिले थे, ठीक है, सब लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, राइट, इसीलिए उन प्रधानमंत्री जी क्या बने हैं, मतलब मोदी जी क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, और फिर वहां पे उन्होंने ही अपने में से मंत्रिमंडल वगैरह बनाए हुए हैं। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। इसको ना मतलब रियलिटी से कंपेयर करके समझोगे ना बहुत अच्छे समझ में आएगा, वरना कंफ्यूजन में ऐसा गोल 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 घूमते रहोगे। चलो यहाँ पे और कुछ बातें बताती हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती, यानी बीच में ही उनकी नैया ऐसे डोल रही होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो दो पार्टी तो है नहीं, हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो क्या करती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखो एक तो पार्टी ए है, ये बी है, ये सी है। अब जानते हो यहाँ पर ना किसी भी पार्टी को मेजोरिटी में वोट नहीं मिला, या फिर आप ऐसे समझो जैसे टोटल मान लीजिए 100 वोट हैं, जिसमें से इनको कितना मिला है, इनको मिल गया 30, ठीक है, और इनको मिल गया भैया 30, और इनको कितना मिला है 40, ऐसे करके, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि इनको 40 वोट मिले हैं, यानी कि ये मेजोरिटी में है। लेकिन अब सुनो, अगर इन दोनों के वोटों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 30-30 मिलकर के 60, यानी इनसे ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा अभी ये लोग के पास क्या है, रास्ता है। अभी तो ये अलग अलग घूम रहे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हम दोनों के मिलने से ये वाली सरकार गिर सकती है, तो दोनों आपस में आ गए और इन्होंने कर लिया है भैया गठबंधन। यानी इन्होंने कहा चल ठीक है, तुम अपने 30 वोट मिला दो, मैं अपना मिला देता हूँ, दोनों मिलकर के 60 हो जाएंगे और इस सरकार को गिरा देंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। समझे? तो इसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिली, जैसे मान लो अब चलो यहाँ पे मैंने 40 ले लिया, मैं कुछ और ले लेती हूँ, यहाँ पे मिल गया इनको 25, ठीक है, और यहाँ पे कोई और पार्टी है जिसको और कुछ वोट मिल गया, आप ऐसे थोड़ा इमेजिन करो ना, ओके, इसको कुछ मिल गया, यानी कोई पार्टी ऐसे मेजोरिटी में नहीं है, सबकी नैया ऐसे डमाडोल है ना। मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो 51 मिलना चाहिए था किसी को, अगर किसी पार्टी को इसमें से 51 मिल जाता तब तो वो एकदम कमाल, ये आगे पहुंच जाता। लेकिन अब यहाँ पे भैया गड़बड़ हो गई। अब ऐसे कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर के गठबंधन की सरकार यानी कि कोलिशन की जो गवर्नमेंट है वो बना सकती है। समझ में आया? तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोलिशन यानी गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब कुछ और बातें बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा कि तो इस प्रकार से क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा यानी कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, संसद, राइट, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो उनको हम चुन करके भेजते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द पार्टी इन मेजोरिटी गेट्स अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो मेंबर्स जिनको हमने चुन करके भेजा है वो जाते हैं और लेजिस्लेचर में जा करके वहाँ पे हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, क्योंकि हम जिनको चुन करके भेज रहे हैं वो हमारे विश्वास पात्र होंगे, तभी तो हम उनको चुन रहे हैं ना। हमें उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अगर हमने अपना प्रतिनिधि चुन करके भेज रहे हैं तो ये हमारे बिहाफ में काम करेंगे, हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। और जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो क्या करती है, उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो ये सब किसकी बात चल रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ और बातें बताऊं आप लोगों को। देखो अब देखो जो पार्टी है ना, उसको मेजोरिटी आओ मैं बताऊं यहाँ पे लिख करके। देखो भैया अब यहाँ पे मान लेते हैं पार्टी नंबर ए जो मेजोरिटी में आ गई है और इन्होंने अपनी सरकार जो है ये बना ली है। लो भैया, इन्होंने देश के अंदर अपनी सरकार बना ली। अब देश के अंदर सरकार बनाए है तो उसमें मंत्री भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ से चुने जाएंगे, तो जो पार्टी मेजोरिटी में है ना इसी के सदस्य क्या चुने जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी चुने जाएंगे और मिनिस्टर्स भी उसमें से चुने जाएंगे। ठीक है, तो जो पार्टी का मेन लीडर होता है ना, जैसे हमारे देश में जो बीजेपी पार्टी है उसका मेन लीडर अगर देखा
जाए तो किसको कहा जाता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो पीएम ही होते हैं, पीएम यानी हमारे नरेंद्र मोदी, राइट, है ना, वो लीडर होते हैं, तो उनको ही क्या करते हैं, हर बार प्रधानमंत्री बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो मेन लीडर होता है ना, ठीक है, मतलब वो अपने में देख सकते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, ओके। तो जो मेन लीडर होता है उसी को हम क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों, पीएम बना देते हैं। और बाकी के मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं, तो इन्हीं के जो दूसरे सहयोगी होते हैं, राइट, उनको हम क्या बना देते हैं, मिनिस्टर्स बना देते हैं। हम नहीं बनाते, वो पार्टी वाले बनाते हैं, ठीक है, जो पार्टी रहती है वो खुद ही डिसाइड करती है ना कि किस प्रकार से हमें मिनिस्टर्स को मतलब मिनिस्टर्स को चूज करना है। क्योंकि देखो, मिनिस्टर को किसी को भी मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, ये सबसे बहुत बहुत जरूरी बात है, सुनिए। किसी को भी मिनिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बना रहे हो तो वो डिपार्टमेंट आप उसको सौंपने जा रहे हो, तो अगर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है उस काम को करने की तो वो कैसे करेगा, है ना, वो पूरा जो सिस्टम है वो खराब करके रख देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मिनिस्टर बनाते टाइम पे ना बहुत सोच विचार करके, और जो पीएम है ना, जब मिनिस्टर्स को चुनते हैं अपने सहयोगियों में से ही मिनिस्टर को चुनते हैं, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं कि इनके पास इस प्रकार की नॉलेज है कि नहीं, लोगों की समस्याओं को ये समझ सकते हैं या फिर नहीं समझ सकते, ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तो नॉलेज उनके पास होनी ही चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बातें हैं कि जो मेन लीडर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, अपने में से, अपने सहयोगियों में से अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पे चुनते हैं, ठीक है, उनके जो कलीग्स होते हैं उसमें से, राइट। अब देखो यहाँ पे और बातें आप लोगों को बताती हूँ, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गए ये सारे पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट, अब इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको देखने में लग रहा होगा ये तो बस इतना छोटा सा पॉइंट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो बहुत मेन बातें दी गई हैं। अब सारे बच्चे इधर गौर से देखेंगे। देखो, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर्स वो बना रहे थे उसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of government। देखो प्यारे दोस्तों, अब देखो जैसे लेजिस्लेचर की हम बात कर रहे थे कि जो पार्टी मेजोरिटी में रहेगी वो लेजिस्लेचर में चुन करके जाएगी, वहां पे जाकर के वो लोग काम करेंगे, ठीक है, वो लेजिस्लेचर हो गया। अब ये एग्जीक्यूटिव क्या है, कुछ समझना आयो, आओ बताओ मैं आप लोगों को। एग्जीक्यूटिव जानते हैं आप सभी लोग क्या होता है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है और ये जो इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सुनो, प्राइम मिनिस्टर्स और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, यही आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर ने तो लॉज बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का, एक्चुअल में जमीन पे लाने का काम किसका होता है, तो ये एग्जीक्यूटिव का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आकर के जरा लिख लो। एग्जीक्यूटिव के अंदर देखो भैया, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इनके बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हमारा एक चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है ना, इसके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डुअल यानी क्या होता है कि मतलब दो चीजें इनके ऊपर होती हैं। क्या क्या होती हैं, पहली बात तो ये है कि जब ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव में है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, लॉज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर ये एग्जीक्यूटिव में शामिल किए गए हैं तो जो भी लॉज बना रही है लेजिस्लेचर, उसे उनको फॉलो करवाना पड़ेगा, ठीक है, कार्यान्वित करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है, अब क्योंकि ये लेजिस्लेचर के भी मेंबर होते हैं, तो वहां पर जो लॉज बन रहे हैं उसमें भी उनको ध्यान देना पड़ेगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का सीधा सा मतलब ये है भाई, देखो जो लोकसभा में होता है ना प्यारे दोस्तों, सुनना, जो लोकसभा में होता है, लोकसभा आप जानते हो ना, यानी जो लेजिस्लेचर में होता है उसी में से क्या किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो चुने जाते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव में आते हैं। यानी कि इनके ऊपर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लेजिस्लेचर में भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं, याद रखना। ओके, आप कहेंगे अच्छा प्रधानमंत्री जी लेजिस्लेचर में भी आएंगे, हाँ जी आएंगे। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी लेजिस्लेचर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एग्जीक्यूटिव में भी आएंगे, हाँ जी हाँ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम होता है, याद रखना, ठीक है। इसीलिए तो कहा ना, इनके ऊपर होती है डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी दो इनको काम निभाने पड़ते हैं, ठीक है। और एक और बात बताऊं कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो किसके ऊपर टिका हुआ है, वो लेजिस्लेचर के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर लोकसभा से इनका जो बहुमत है, इनका जो मेजॉरिटी है, अगर वो खत्म हुआ, यानी कि उधर से ये समाप्त हुए, तो जो एग्जीक्यूटिव है ना वो भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो पार्टी अब चुन करके जाएगी, सरकार बनाएगी, वो अपने में से प्रधानमंत्री चुनेंगे और अपने में से मिनिस्टर चुनेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, सीधा सा साफ साफ समझ लो कि लेजिस्लेचर के ऊपर बेस्ड होती है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको और कुछ बातें बताऊं, आइए।
तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या फिर उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यारे दोस्तों? लेजिस्लेचर के लिए, मतलब लेजिस्लेचर में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इन्होंने कुछ डिसीजन लिए या फिर इन्होंने कोई भी पॉलिसी बनाई, तो इनको ना लोकसभा में वहां पे जाकर के जवाब देना पड़ेगा। लोकसभा में बैठे हुए सदस्य, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हो या फिर इन्हीं की पार्टी के हो, पूछेंगे ना कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो अब इनको ये जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ही कोई भी मंत्री अपने मन से ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ये कानून बना दूं तो बना दूं, ऐसे नहीं होगा। ये सब के सब वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे जवाब देने के लिए। अगर किसी मंत्री ने कोई कानून बनाने की बात की है या फिर कोई डिसीजन लिया है, तो सभी लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, मतलब उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू वर्क विद द लेजिस्लेचर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको लेजिस्लेचर के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, एंड इट इज फॉर दिस रीजन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नोन एज द रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के प्रति, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक और विशेषता क्या है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, इसमें क्या आता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है समझिएगा बड़े ध्यान से। देखो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब है और उनका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो अगर वो मिनिस्टर्स में से कोई भी मिनिस्टर कुछ भी डिसीजन ले रहा है, कुछ पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, तो इसमें सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे एक मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कह दिया कि हम ये चीज अगले महीने से या फिर अगले साल ये चीज करने वाले हैं, तो अब सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको क्या करवाएं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करें, यानी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ कर दी तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे, सभी को जवाब देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है ना कि कोई भी फिर कुछ गलत काम करेगा नहीं, क्योंकि उसके चक्कर में पूरी सरकार गिर सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है इस वाले सिस्टम की, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेचर अलग होता है। एग्जीक्यूटिव के लिए अलग से वोटिंग होती है, लेजिस्लेचर के लिए अलग से वोटिंग होती है, तो वहां पे ऐसा कुछ झंझट रहता नहीं है। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो इसीलिए फूक फूक करके कदम रखना है, क्योंकि आपकी गलती की सजा पूरे आपको पूरे लोगों को भुगतनी पड़ सकती है। ठीक, आइए फिर आगे क्या है कि डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। देखो बोला ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर किसी डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है ना, तो सारे के सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फॉर दैट डिसीजन। ओके, फिर ये जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स है वहां पे हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है, चिंता मत करो। चलो अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। क्या बताऊँ? देखो बहुत सारी बातें हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, है ना, लाइन बाय लाइन समझते हुए चलिएगा। देखिएगा, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो डिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव के, एक मिनट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है ना वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। यानी लेजिस्लेचर में जब तक इनको कॉन्फिडेंस, यानी कि जब तक इनको मेजॉरिटी प्राप्त है, यानी जब तक इनके पास बहुमत है, राइट, लेजिस्लेचर में ये जब तक बने हुए हैं तब तक इनका एग्जीक्यूटिव भी चलता रहेगा। लेकिन जो ही लोकसभा से इनका खात्मा हुआ, वैसे ही आप समझिएगा कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब जो नई सरकार चुन करके आएगी वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगी, अपने मिनिस्टर्स बनाएगी, इनके क्यों रहने देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि इसका देखो, अगर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मीनिंग यही हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना वो अपने पावर में कब तक बने हुए हैं, जब तक इनको लेजिस्लेचर से सपोर्ट प्राप्त है। जो ही इसने अपना ये हटा लिया, लेजिस्लेचर ने अपना सपोर्ट हटा लिया, तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ओके। इफ द लेजिस्लेचर फील्स दैट द एग्जीक्यूटिव, देखो अब यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ आप लोगों को। जब लेजिस्लेचर को ऐसा लगता है, लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है मैंने पहले ही बता दिया था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो देखिएगा, जब लेजिस्लेचर को ऐसा लगता है कि कोई भी मंत्री या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने मतलब ठीक से वो काम नहीं कर रहे, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ ना नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। ठीक है, यानी कोई मंत्री जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अपने मन मर्जी का किए जा रहे हैं, उनके हाथों में पावर चली गई तो कुछ भी कर रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल उठेंगे कि ये मंत्री ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। ओके, यानी अगर किसी को उनका काम अच्छा नहीं लग रहा तो अब उनको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज कैसे उठाएंगे, तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना,
इसको वो लेकर के आएंगे। और अगर ये राज्यसभा लोकसभा यहाँ से पारित हो गया और राष्ट्रपति जी ने भी मंजूरी दे दी, तो मतलब इनको किया जा सकता है, इनको यहाँ से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है कि मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रखा जाए। क्योंकि सोचो ना, जब उनके मन में ये खतरा बना रहेगा कि अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ घोटाला किया तो मुझे मंत्री पद से हटा देंगे, अगर उनके मन में ये डर रहेगा तो वो गड़बड़ नहीं करने वाले। इसीलिए बहुत जरूरी है, कहते हैं ये बहुत ही इफेक्टिव वे है मंत्रियों पर नियंत्रण रखने का, कंट्रोल रखने का। समझ रहे हैं? तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके क्या कर दिया जा सकता है, इनको पद से हटाया जा सकता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है फॉर टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द मिनिस्टर्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे और बातें आप लोगों को बताऊं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो देखिएगा, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, राइट, तो इसमें क्या होता है, हम कहते हैं ना कि ये क्या है, ये सर्वोच्च होता है, यानी सबसे ऊपर तो यही आ रहा है, क्योंकि लॉस बनाए जाएंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये जो हमारा लेजिस्लेचर है ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है ना। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जिनको हम वोट दे करके भेजते हैं, वो वहां पर जाते हैं और जा करके पार्लियामेंट में हमारी समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, वो जिस भी क्षेत्र से चुने गए हैं वहां पे जाएंगे, बताएंगे ना कि हमारे यहाँ पे ये सिस्टम खराब है, ये नदी की सफाई करवानी चाहिए, यहाँ पे सड़कें नहीं है, हाईवेज नहीं है, ये सारी चीजें जाकर के वो पार्लियामेंट में कहते हैं। और पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्या होती है प्यारे बच्चों, डिस्कशन होता है कि किस प्रकार से लोगों का भला हो सके, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, इसके बारे में सारी चर्चा होती है ना। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड एक्सप्रेसेस सोवरेन अथॉरिटी ऑफ पीपल, इट इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें क्या हो रहा है, लोगों की समस्याएं सुलझाई जा रही है ना, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, सारे लोग चर्चा करेंगे कि हाँ भैया ये बात सही है, तो इस क्षेत्र में इतना विकास के लिए पैसे इतने देने चाहिए, है ना, उसके ऊपर पूरे जो निर्णय है वो लिए जाएंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये क्या है, सुप्रीम बॉडी है, राइट, सुप्रीम बॉडी यानी सर्वोच्च है। ठीक है दोस्तों, चलो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शायद से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से जितना दिया गया तो मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट वाइज है ना, पॉइंट को पकड़ करके रखना। ओके, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ही क्यों अपनाया, क्यों नहीं उन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया। तो देखो प्यारे दोस्तों, इसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से यहाँ पे कुछ कारण दिए गए हैं, कुछ मैं आपको अपने मन से बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है हम इसको समझते हैं, फिर आपको अपने से भी बताती हूँ। ठीक है, तो देखिएगा अब इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था, और ब्रिटिशर्स लोग जो थे ना स्टूडेंट, समझिएगा उन लोगों ने यहाँ पर यही वाला सिस्टम चलाया था, इसी सिस्टम से राज वो लोग कर रहे थे। ठीक है, तो जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, अब उनके सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि कौन सा पार्लियामेंट, कौन सा सिस्टम गवर्नमेंट का जो है उसको अपनाया जाए, है ना। तो उनके दिमाग में क्या आया होगा, बहुत सोच विचार करके सारी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो उन्होंने क्या सोचा कि देखो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, वो लोग इससे फैमिलियर है, यानी उनको पता है कि इसमें क्या क्या होता है। लेकिन अगर हम अचानक से कोई नया सिस्टम ला दे, क्योंकि देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उतना ज्यादा हमारे पास मतलब साधन नहीं थे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके इतना हम आगे बढ़े हैं, वरना अंग्रेजों ने पूरा हमारे देश को लूट लिया था। ठीक है, पूरा यहाँ से पैसा ले जा करके अपने देश में जमा कर लिए थे, याद रखना। ठीक है, तो वो छोड़ करके गए थे ना, तो हमारा देश ज्यादा डेवलप नहीं था। अब क्या करना था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके मन में यही था कि सीमित संसाधनों की मदद से हमें क्या करना है, अपने कंट्री को डेवलप करना है, लोगों को लिटरेट करना है ना, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या सोचा, अगर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते, ठीक है, और देखो यहाँ पे अगर वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाते तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि जिससे लोग ज्यादा फैमिलियर है, क्यों ना वही सिस्टम लाया जाए। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। ये तो पहला कारण हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, लो भैया ये पहला कारण हो गया, राइट, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम आने का। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे बस एक ही बार इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन हो गए। अब जो लोग चुन करके गए हैं उसी में से पीएम भी चुने जाएंगे, और जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी चुने जाएंगे, यानी उनके लिए दोबारा से इलेक्शन नहीं होता है, यानी एक बार इलेक्शन करवा दो काम खत्म। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले सिस्टम की बात करूं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, तो उसमें देखो लेजिस्लेचर के लिए अलग से होगा, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या होगा, अलग से इलेक्शन होगा, यानी दो बार इलेक्शन का खर्चा। अब क्योंकि अंग्रेज हमको छोड़ करके गए थे, पूरा हमारे देश को लूटपाट करके गए थे, है ना,
तो ऐसे कंडीशन में अगर वो वाला सिस्टम लाते तो दो बार इलेक्शन करवाना पड़ता, उससे खर्चा बढ़ता ना हमारे कंट्री का। इसलिए भी इन्होंने क्या किया, ये वाले सिस्टम को अपनाया। तो 2 कारण मैंने आपको बता दिए, अब तीसरा आप बताना, ठीक है। चलो आगे चले, आगे कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे, है ना। तो इंडियंस पर देखो, इंडियंस क्या थे, फैमिलियर थे ना इस सिस्टम से, तो बहुत सारे डिस्कशन हुए और फिर इन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपना लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके जो हमारे इंडियन सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठ रहा था वैसा सिस्टम ये लोगों ने बना लिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको और बातें बताती हूँ। देखो जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम का देखो फायदा क्या है ना, फायदा एक तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डुअल, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि एक भी मिनिस्टर ने कुछ गड़बड़ की भैया सभी को जवाब देना पड़ेगा, पूरी सरकार खतरे में आ सकती है। सबसे अच्छी बात तो ये इसकी है ना, कोई भी किसी से पल्ला नहीं झाड़ सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है ना। लेजिस्लेचर के व्यक्ति, लेजिस्लेचर के मेंबर्स ही क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रॉपर्ली डिस्कशन होते हैं, सब लोग एक साथ मिलकर के बहुत सारे डिस्कशन करते हैं। ओके, क्या क्या समस्या है क्या नहीं है, अगर किसी ने कोई कानून बनाया तो उसके ऊपर भी टिप्पणी की जाती है कि भैया तुमने ये कानून क्यों बनाया, इसमें ये कमियां हैं, इसको ठीक करो। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है डिस्कशन वाला, राइट। क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर क्या किए जाते हैं, इसको डिस्कस किया जाता है लेजिस्लेचर में, राइट। और जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं ना, वो उसकी कमियां गिनाते हैं कि तुमने ये कानून बना रहे हो ना, इसमें ये गलत बातें हैं, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम रहेगा तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो क्या करेंगे, उनकी कमी दिखाएंगे, समझ रहे होगे नहीं, उनकी कमी दिखाएंगे, और कमी दिखाने से क्या होगा कि वो कानून में सुधार हो सकेगा। आप सोचो अगर ये डिस्कशंस नहीं होते, कोई उनको कुछ बोलता ही नहीं, तो वही कानून आ जाता जिसमें गलत बातें भी होती और ठीक बातें तो होती ही, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपोजिशन का पार्टी, मतलब अपोजिशन पार्टी का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपोजिशन वाले हैं ना वो क्या करते हैं, सरकार में ढूंढते हैं कि कौन सी गलती है, इतनी सी भी चूक हुई ना वो फटाक से बोलना चालू कर देते हैं। तो इससे पब्लिक को पता चल जाता है कि इन्होंने ये गड़बड़ की है, समझ रहे हो। इसलिए अपोजिशन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, अगर जिन मुद्दों से वो सहमत होते हैं, राइट, जो भी उनको सही लगते हैं उसको वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो उनको गलत लगते हैं, कोई भी पॉलिसी या फिर कोई लॉ, तो उसको वो क्या करते हैं, मतलब उसके ऊपर वो बहस करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपका लॉ है ना वो प्रॉपरली बन पाता है, ठीक तरीके से बन सकता है बिना किसी गलती के, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए हमारे इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, क्योंकि देखो भैया ये मैंने आपको कारण बता दिए, और दूसरा है कि यहाँ पे डिस्कशन करने का मौका मिलता है, कोई भी कानून ऐसे नहीं बनता, सब लोग उपस्थित होते हैं, अपोजिशन पार्टी वाले भी और जो मेजोरिटी में पार्टी है जिसकी सरकार है वो भी, ठीक है। ये अच्छी बातें बताएंगे, वो गलत बातें बताएंगे, इससे क्या होगा, कानून में बदलाव किए जा सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का होता है समापन। नाउ लेट्स सी द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या है भाई, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है ना, समझिएगा, ये जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, आप समझो कि यही मेन हेड होते हैं। जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, वहां पे कौन सा सिस्टम है, वहां पे है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो ना, वहां पे क्या होते हैं, राष्ट्रपति। अगर हमारे देश में भी आते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी आते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पे दूसरी प्रकार की सरकारें हैं, ठीक है। और चलो आओ पढ़ते हैं जरा कि ये क्या होता है, ये दूसरे टाइप का हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना। इसमें क्या होता है, ये कौन सी कंट्री में है, तो जो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, इसमें ये है। और ये जो सिस्टम होता है प्यारे दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग होता है, राइट। और ये सिस्टम में जो आपका एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंशियल में वो पार्लियामेंट्री में क्या देखा था कि जो हमारे, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव ने कुछ फैसला लिया तो उसको लेजिस्लेचर में जाकर के जवाब देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, लेजिस्लेचर का अपना फैसला स्वतंत्र है और जो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट साहब, उनका फैसला अपना अलग है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। और लेजिस्लेचर में देखिएगा हेड कौन होते हैं प्यारे दोस्तों, तो जो प्रेसिडेंट साहब है ये हेड होते हैं, जिनको लोग ना डायरेक्टली चुन करके भेजते हैं। और ये सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो 3 ऑर्गन्स है, जैसे 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम, ये तीनों यहाँ पे अलग अलग बॉडीज, मतलब अलग है, इंडिपेंडेंट
है एक दूसरे से, बट फिर भी अगर देखा जाए तो उनके बीच में देखो ना पूरा मतलब स्वतंत्र तो है, कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब कोई किसी के ऊपर कोई किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट फिर भी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये भी आप समझिएगा। ठीक है, ये ना समझ लो कि पूरा के पूरा टोटली डिफरेंट है, ऐसा नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत इनके बीच में हार्मनी जो है, कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसका भी बंदोबस्त किया गया है, राइट। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे मैं आपको बताती हूँ इसके फीचर्स। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है? तो पहला ये है कि जो लेजिस्लेचर है और जो आपका एग्जीक्यूटिव है ना, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट्री में क्या हो रहा था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेजिस्लेचर के ऊपर एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट क्या था? डिपेंडेंट था, है ना। अगर लेजिस्लेचर खत्म हुआ, वहां से उनका बहुमत हटा, तो एग्जीक्यूटिव भी हो जाएगा खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ना कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, ये क्या करते हैं? डायरेक्टली जो लोग हैं ना, उनको यहाँ पर मतलब चुन करके भेजते हैं, इलेक्शन होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव में हेड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब। वैसे यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव के हेड क्या होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं, राइट। और इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, यानी अगर ये चाहे तो लॉज को मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके पास होती हैं लॉज को इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि लेजिस्लेचर तो भैया कानून बनाएगा और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। तो वही बात है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो एक दूसरे को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है जैसे पार्लियामेंट्री में होता था, बट यस वहां पर नजर तो रखनी पड़ेगी कि कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है। ये सारी चीजें वो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल जरूर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये जो चेक है एक दूसरे को करने का, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम कह सकते हैं कि इनके बीच में थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहोगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब जवाब तो देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गड़बड़ की तो लेजिस्लेचर को जवाब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो जाती है, बराबर। चलिए, तो यहाँ पे हमने दोनों ही पढ़ लिए हैं फॉर्म्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड कौन सा सिस्टम हमने पढ़ा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और भी कुछ सिस्टम होते हैं जो अलग अलग देशों में है, जैसे कि फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी, ठीक है। और भी जो कंट्रीज है वो अपने अपने अकॉर्डिंग उन लोगों ने क्या किया है? सिस्टम को फॉलो किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा लेजिस्लेचर है स्टूडेंट्स, इसकी चर्चा हम करेंगे पूरा हमारे अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी तो हमने बस यहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम था ना, इसके बारे में हमने समझा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक और बात बताऊं, इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये भी आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। ज्योग्राफी भी कंप्लीटेड है, तो बस आपको प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देखने हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा मैंने क्लास 8 का मैथमेटिक्स पूरा के पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आपको कहाँ पर मिलेगा? तो हमारा एक चैनल है प्रैक्टिस सेट बाय SK क्लास, इस पे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको क्लास 8 के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हर एक लेसन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो जाइए जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।